दोस्तों नमस्कार। मैं ओमकार सर स्टडी 99.91 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो है वीडियो लेके आए हुए हैं। इससे पहले हमने जो है वो कौटिल्य के जीवन परिचय पर जो है एक वीडियो पहले से ही मैं ला चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है। इसमें विशेष रूप से हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे आपसे। तो आइए बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 300 BC के आसपास का ये ग्रंथ था और ये जो है एक राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ था। इसका नाम अर्थशास्त्र है। इसमें अर्थ यानी पृथ्वी से रिलेटेड, यानी आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है इसके नाम से ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक राजनैतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। अक्सर ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ये किससे संबंधित ग्रंथ है, तो वो राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा और लिपि जो है इसकी ब्राह्मी है और शैली जो हमें दिखलाई पड़ता है वो चंपू शैली है, यानी गद्य में और पद्य दोनों में ही जो है इसकी शैली हमें दिखलाई पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चंपू शैली। श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 में अर्थशास्त्र का जो है एक संपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करवाया शुद्ध रूप से। मूल जो अर्थशास्त्र है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो श्याम शास्त्री ने 1909 में इसका कलेक्शन करके और इसका एक बुक्स का रूप दिया था। आगे चल करके 1923 में डॉक्टर जॉली ने इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया और जिसका उन्होंने नाम रखा अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र में कुल अधिकरण की संख्या लगभग 15 के आसपास है, जिसमें से कि जो है 7 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें। जैसे अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो शुरुआती 7 जो है अधिकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुल जो है अधिकरणों की संख्या जैसा कि मैंने पहले बताया कि 15 है और इसमें जो प्रकरण है वो 180 है। अध्याय की संख्या 150 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिकरणों का नाम क्या है। जैसे पहला जो अधिकरण है, पहला अधिकरण को बोलते हैं विनयाधिकारिक और इसमें जो है जो प्रकरण की संख्या है वो 16 है, अध्याय 21 है और ये जो है इस अधिकरण में, पहले अधिकरण में जो वर्णन है वो है राजस्व प्रशासन के नियम से संबंधित, इसमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा जो इसका अधिकरण है वो है अध्यक्ष प्रचार और अध्यक्ष प्रचार में प्रकरण एक भी नहीं है। 36 जो है इसमें अध्याय है और इसमें जो उल्लेख मिलता है वो नागरिक प्रशासन से संबंधित उल्लेख मिलता है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो दूसरा अधिकरण है वो सबसे बड़ा अधिकरण है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में जो है सबसे बड़ा अधिकरण कौन सा है, तो सबसे बड़ा अधिकरण आपका है वो है दूसरा। इसके बाद तीसरे अधिकरण पर आते हैं। तीसरा जो अधिकरण है वो उसका नाम है धर्मस्थी और इसमें जो है प्रकरण की संख्या एक भी नहीं है और इसमें कुल जो है 20 अध्याय हैं। और चौथा है कंठक शोधन। कंठक शोधन में जो है प्रकरण की संख्या 13 है और इसमें जो अध्याय हैं वो 13 है। जो धर्मस्थी और कंठक शोधन जो तीसरा और चौथा अधिकरण है ये विशेष रूप से न्याय से संबंधित है, न्यायालय से। जैसे आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ दो जो है न्याय जो है प्रणाली है, एक है फौजदारी और दूसरा जो है दीवानी है। यहाँ पर भी पहली बार हमें देखने को मिलता है कि न्याय को 2 भागों में बांटा गया है, यानी पहला है धर्मस्थी जिसे हम बोलते हैं दीवानी और दूसरा है कंठक शोधक जिसे हम फौजदारी न्यायालय के रूप में हम देखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये दिखलाई पड़ती है कि पहली बार जो है न्याय को डिवाइड किया गया, यानी 2 भागों में बांटा गया, वो भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके बाद हम आते हैं पांचवा जो अधिकरण है वो है योग वृत्त
और इसमें जो है प्रकरण की संख्या 7 है और कुल जो है अध्याय 6 हैं। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो सभासदों, अनुचरों यानी नौकरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन इसमें दिखलाई पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं छठवें में जो है इस अधिकरण का नाम है मंडल योनि और इसमें 2 जो है प्रकरण है और अध्याय की संख्या 2 है और इसमें जो सप्तांग का सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है जो राज्य के बारे में जो है बताता है कि उसके कितने अंग जो है होते हैं और कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती है वो 6वें जो है अधिकरण में मिलती है और जिसका नाम था मंडल योनि। इसके बाद 7वें पर आते हैं। 7वां जो है वो षड्गुण्य है और इसमें प्रकरण की संख्या 29 है और टोटल जो है इसमें अध्याय हैं वो हैं 18। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो विदेश नीति का विशेष रूप से वर्णन इसमें दिखलाई पड़ता है, यानी राजा की जो विदेश नीति होती है, संधि विग्रह, ये तमाम सारी बातें, तो राज्य से संबंधित जो विदेशों से संबंध राजा के होते हैं उसमें क्या क्या नीतियाँ होती हैं उसका उल्लेख इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। 15 जो अधिकरण है, बीच का हमने अधिकरण इसलिए छोड़ दिया कि काफ़ी वो महत्वपूर्ण नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ये महत्वपूर्ण हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा अधिकरण है जिसको बोलते हैं तंत्र युक्ति। इसमें एक जो है प्रकरण है और एक अध्याय है और इसमें जीवन दर्शन का उल्लेख है, साथ ही साथ चाणक्य के सूत्र का भी उल्लेख मिलता है और सबसे छोटा अधिकरण इसे माना जाता है। तो ये कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जो है डिटेल्स में उल्लेख है। अब हम आते हैं आगे, कुछ इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर जो है हम जो है देखते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लिया है, यानी कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, अमात्य था, पुरोहित था, लेकिन उसने जो अर्थशास्त्र की रचना की है उसमें कहीं पर भी अपने शिष्य या अपने सम्राट राजा का नाम कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ मगध राजा शब्द का उल्लेख वो करता है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का यह पुस्तक एक दर्पण है, यानी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारियाँ ये देता है और अर्थशास्त्र में राज्य का पहली बार इसमें परिभाषा हमें दिखलाई पड़ता है जो पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है उल्लेख है। इसके बाद हम आते हैं सप्तांग का जो सिद्धांत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपसे कि सप्तांग का सिद्धांत जो है 6वें अधिकरण में है मंडल योनि में और ये सप्तांग का सिद्धांत जो है राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम जानते हैं। राज्य के 7 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, 7 सप्तांग यानी 7 अंग, और जिसकी तुलना कौटिल्य ने मानव शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है, यानी किया है उसने, जिसमें पहला है राजा यानी सिर, इसके बाद जो है दूसरा अमात्य, मंत्रिपरिषद यानी नेत्र आप कह सकते हैं, तीसरा जो है जनपद है यानी भूखंड, पैर, जहाँ पर जो है आपका राज्य स्थापित होता है, चौथा है दुर्ग, भुजा या राजधानी, दुर्ग जो काफ़ी सुरक्षित एरिया होता है उसे ही हम दुर्ग कहते हैं, जिसे राजधानी भी आप कह सकते हैं। पांचवा जो है कोष यानी जहाँ धन इकट्ठा किया जाता है जिसे खजाना कहते हैं यानी कि सुख। छठवां है दंड यानी कि सेना और ये मस्तिष्क से इसकी तुलना की गई है। सातवां है मित्र यानी कान। तो ये जो है सप्तांग का सिद्धांत एक राज्य को जो है बेहतर ढंग से चलाने के लिए कौटिल्य ने जो है ये 7 प्रकार का जो है वो अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण बताया है। अगर इसमें से एक नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य को जो है उचित ढंग से बेहतर ढंग से नहीं आप चला सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का प्रयोग है। वार्ता शब्द का जो है एक प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में और इसका मतलब होता है एक सामूहिक नाम है जिसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार इन तीनों को मिलाकर के ही वार्ता शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ से मतलब मंत्रालय से है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में तीर्थ की संख्या कितनी होती है, तो वो टोटल होती है 18। 27 रत्निन के बारे में बताया गया है। रत्निन का होता है मंत्री, तो 27 रत्निन का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में पहली बार विवाह विच्छेद के बारे यानी तलाक के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में
कोष का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी अगर एक राज्य को बहुत बेहतर ढंग से चलाना है तो कोष जो है हमेशा भरा होना चाहिए। अगर कोष खाली रहेगा तो राज्य की पूरी व्यवस्था ही चरमरा सकती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें ये बताई गई है। तो ये भाग 2 था। इसके और भी पार्ट हैं जो अगले हम जो है वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।